मैं मनोज सक्सेना और फ्राम सक्सेना, कॉमर्स प्रवक्ता, जीएसएम कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इनकम टैक्स मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ग्रेच्युटी क्या है, ग्रेच्युटी अधिनियम कब लागू होता है। आज मैं आपको मृत्यु और अवकाश ग्रेच्युटी के नियम क्या हैं भारतीय आयकर अधिनियम के अंतर्गत वो बताऊंगा। तो मेरा आज का टॉपिक है मृत्यु एवं अवकाश ग्रेच्युटी के नियम, रूल ऑफ डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। तो जैसा कि आपको मालूम है कि सरकारी कर्मचारी, ऐसे कर्मचारी जो सरकारी या स्थानीय सत्ताई कर्मचारी होते हैं, जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, उनके द्वारा प्राप्त राशि पूर्णतया कर मुक्त हुआ करती है। उनके जो धनराशि मिलती है रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी की, वो पूरी की पूरी कर मुक्त होती है, उस पर किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगता है। अब दूसरे ऐसे कर्मचारी जो अन्य कर्मचारी यानी प्राइवेट कर्मचारी हैं और जहां पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है, तो जब वो कब लागू होता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब पिछले 12 महीना में कभी भी 10 से कम 12 महीने में अगर कर्मचारी होते तो लागू नहीं होगा, और लेकिन 10 या 10 से अधिक कर्मचारी किसी भी समय कार्यरत थे या कार्यरत हैं तो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू होता है। तो आज मैं आपको भी बताऊंगा कि ऐसे कर्मचारी जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अधीन आते हैं उनको कितनी धनराशि ग्रेच्युटी की कर मुक्त होगी। इसके लिए 3 स्लैब उन्होंने दिए हैं, उनमें से जो सबसे कम होगा वो कर मुक्त होगी और शेष बची हुई राशि पूर्णतया कर योग्य होगी और वेतन से आय शीर्षक के अंतर्गत जोड़ी जाएगी। तो नौकरी के प्रति संपूर्ण वर्ष तथा 6 मास के अधिक के अंश पर, जिसे पूरा वर्ष माना जाएगा, और सबसे अंत में प्राप्त वेतन के आधार पर 15 दिन के वेतन और मौसमी संस्थाओं में 7 दिन का वेतन माना जाएगा। अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि नौकरी के प्रति संपूर्ण वर्ष क्या, जैसे किसी व्यक्ति ने 30 साल 7 महीने नौकरी की, तो जब 30 साल 7 महीने नौकरी की तो उसकी सर्विस ईयर 31 वर्ष मानी जाएगी। कितनी मानी जाएगी? 31 ईयर्स मानी जाएगी। और 31 ईयर्स का जब वो रिटायर हो रहा है उस समय जो वेतन मिल रहा है उस 15 दिन के हिसाब से उसका वेतन माना जाएगा। लेकिन वैसे तो महीने में संख्या कितनी होती है? वैसे महीने में संख्या होती है हमारी 30 दिन की, जो दिन होते हैं महीने में दिनों की संख्या 30 होती है, लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत 26 दिन का महीना माना जाएगा, यानी जितने वर्ष होंगे इंटू 15/26 इंटू मंथली सैलरी। तो जो धनराशि निकल के आई वो, या मैक्सिमम लिमिट अधिकतम धनराशि 20 लाख रुपया, या वास्तव में ग्रेच्युटी से प्राप्त राशि एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। इन तीनों में विच एवर द लीस्ट विल बी एग्जेम्प्ट, जो तीनों में सबसे कम होगी वो कर मुक्त मानी जाएगी। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा ऐसे कर्मचारी जो गैर सरकारी कर्मचारी जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अधीन
नहीं आते हैं तो जब नहीं आते हैं तो उनके लिए क्या है कि ऐसे कर्मचारियों के रिटायरमेंट होने पर या रिटायर होने के पूर्व काम के लिए असमर्थ होने पर या उनकी सेवाएं समाप्त होने पर या उनकी मृत्यु के समय प्राप्त ग्रेच्युटी की राशि, जैसे मृत्यु हो जाती है तो उसकी विधवा को या उसके आश्रितों को मिलेगी, बच्चों को मिलेगी, तो जो भी धनराशि मिलेगी वे जो इन 3 स्लैब दिए हैं उसमें जो सबसे कम होगी कर मुक्त होगी और शेष धनराशि पूर्णतया कर योग्य होगी, जो वेतन शीर्षक के आय के अंतर्गत इनकम फ्रॉम ग्रेच्युटी के अंतर्गत जोड़ी जाएगी और उस पर कर लगेगा। लेकिन जैसे अभी हमने आपको पिछले वर्ष बताया था कि जो 6 महीने से अधिक है उसे संपूर्ण वर्ष मान लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं। इसमें नौकरी के संपूर्ण वर्षों को ही गिना जाता है और चाहे वो 6 महीने एक्स्ट्रा हो, चाहे 3 महीने हो, चाहे 10 महीने हो, हम केवल संपूर्ण वर्षों को ही मानते हैं। ठीक है। और जैसे किसी व्यक्ति ने, जैसे मिस्टर एक्स हैं और वो रिटायर हो रहे हैं, तो उन्होंने 18 वर्ष 8 महीने और 22 दिन सेवा की, तो हम केवल 18 साल ही मानेंगे। लेकिन अगर अधिनियम लागू होता तो 19 वर्ष मान लेते। ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि नौकरी के प्रत्येक संपूर्ण वर्ष के पर आधे माह के वेतन के बराबर धनराशि, अधिकतम सीमा वही है 20 लाख रुपया, और जो हमारी 29/3/2018 से लागू, इससे पहले कम थी, और उसके बाद एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीट, इन 3 में जो सबसे कम होगा वो कर मुक्त होगी और शेष अगर धनराशि ज़्यादा प्राप्त हुई है तो कर योग्य होगी। अब सबसे पहले वो कह रहे हैं औसत वेतन की गणना कैसे की जाएगी। इसके लिए पिछले 10 महीने, रिटायरमेंट के ठीक 10 महीने पीछे की जो आपकी का वेतन होगा, कर्मचारी का वेतन होगा, उनको जोड़ के 10 से भाग दे दिया जाएगा, वो हमारा औसत वेतन होगा। और उस औसत वेतन को जितने हमारे संपूर्ण वर्ष है उनका गुणा करके 1/2 कर दिया जाएगा। ठीक है। अब ये तो आपको बता दिया गया कि वेतन, अब वेतन में जोड़ा क्या क्या जाएगा। वेतन में केवल 3 चीजें जोड़ी जाती हैं, मूल वेतन, बेसिक सैलरी, उसके बाद महंगाई भत्ता, यदि सेवा शर्तों के अधीन हो, टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर नहीं है तो नहीं जोड़ा जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है, कर्मचारी का कुछ अगर जो भी महंगाई भत्ता मिल रहा है, डीए मिल रहा है, डीएनएस अलाउंस, वो 60% टर्म फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट होता है, यानी सेवा शर्तों के अधीन होता है, और बाकी सेवा शर्तों के अधीन नहीं होता है। तो जितना सेवा शर्तों के अधीन है उसको ही जोड़ेंगे, और कर्मचारी द्वारा की गई बिक्री पर निश्चित दर से जो कमीशन होता है उसको जोड़ के हम वेतन मान लेंगे, और उस वेतन का हम पिछले 10 महीनों में जो भी हमें मिला है सब जोड़ लेंगे, 10 से भाग देंगे, औसत वेतन निकल आएगा, और उस औसत वेतन के आधार पर हम जितने वर्ष संपूर्ण वर्ष सेवा की है उतने संपूर्ण वर्ष का 1/2 करके निकाल देंगे। इस प्रकार हम ग्रेच्युटी अधिनियम लागू होता है तो 15/26 अंतिम मंथ की वेतन को आधार मानकर करते हैं, और जब लागू नहीं होता है तो औसत वेतन को आधार मानकर आधे माह का वेतन प्रति वर्ष के हिसाब से देते हैं। तो ये नियम है भारतीय आयकर अधिनियम में ग्रेच्युटी से संबंधित। देखते रहिए हमारा अगला वीडियो। धन्यवाद।